सन 1854 में राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी से भादरमल जी लोहिया के 4 सुपुत्रों में से सबसे बड़े सुपुत्र हजरत राय जी लोहिया हावड़ा जिले के बांधाघाट क्षेत्र में आए। वहां पर उन्होंने रुई का कारोबार प्रारंभ किया। उनके सुपुत्र गुलाब राय जी लोहिया ने बांधाघाट के पास माली पांचगढ़ा क्षेत्र में एक जमीन खरीदी एवं वहां कैपोक मिल बैठाया। उनके सुपुत्र मटरूमल जी लोहिया ने कारोबार को आगे बढ़ाया। उनके 4 बच्चे हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र विश्वनाथ जी लोहिया का जन्म 5 अक्टूबर 1925 को हुआ। आकस्मिक रूप से मटरूमल जी लोहिया का निधन दिसंबर 1934 में हो गया। उस समय विश्वनाथ जी लोहिया की उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। विश्वनाथ जी लोहिया के छोटे भाई का नाम देवकी नंदन जी लोहिया एवं बड़ी बहन का नाम रुक्मणी देवी एवं छोटी बहन का नाम त्रिवेणी देवी था। मटरूमल जी लोहिया के मृत्यु के समय परिवार में उनके 4 पुत्र पुत्रियां एवं उनकी माता जी जरिया देवी एवं उनकी धर्मपत्नी बासंती देवी थी। मटरूमल जी लोहिया ने अपने जीवन काल में बांधाघाट एवं फतेहपुर शेखावाटी में मकान एवं हवेली का निर्माण किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बहन गोदावरी देवी ने बढ़िया बिहार से अपने पुत्र वासुदेव प्रसाद जी जगनानी को हावड़ा में 3 वर्ष रखकर कारोबार संभालने में सहयोग किया था। इसी बीच विश्वनाथ जी लोहिया को तैयार किया गया ताकि वह जल्द से जल्द परिवार के कारोबार में अपना योगदान दे सकें। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 वर्ष की आयु में ही विश्वनाथ जी लोहिया ने कारोबार संभालना प्रारंभ कर दिया था। इस कारण उन्हें विद्यालय की शिक्षा से वंचित रहना पड़ा, किंतु बाद में वे विद्यालय के बाहर हिंदी, अंग्रेजी एवं बांग्ला भाषा का ज्ञान एवं अन्य विद्या का अध्ययन करते हुए महारत हासिल की। सन 1941 में 16 वर्ष की आयु में तुलापट्टी के बुबना परिवार में शिव भगवान जी बुबना की सुपुत्री सुश्री सिलवंती देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। इधर विश्वनाथ जी लोहिया ने व्यवसाय में रुई के कारोबार को आगे बढ़ाया एवं निर्यात करना भी प्रारंभ कर दिया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया एवं क्रांतिकारियों का गुप्त सहयोग करते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942-43 के आसपास जब हवाई बम कोलकाता में गिरे तो कोलकाता में भगदड़ मच गई। लोग सुरक्षा की दृष्टि से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में चले गए। लोहिया परिवार भी बनारस में उनके मां दुर्गा दत्त सराफ के यहाँ चले गए, किंतु विश्वनाथ जी अकेले बांधाघाट में अपने घर में रहे एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। व्यापार के साथ साथ वे सामाजिक कार्यों में भी दिलचस्पी लेने लगे एवं श्री विपिन भट्टाचार्य, श्री रामनाथ शर्मा, श्री रतनलाल सुरेखा, श्री नंदलाल शर्मा के साथ मिलकर हिंदुस्तान सेवा संघ की स्थापना की। देश विभाजन के पूर्व 16 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट डे का दंगा फैलाया। दिल्ली की सरकार थी पूरे बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान बनाने के साजिश के तहत डायरेक्ट डे का आयोजन किया गया था। उन दिनों नेताजी सुभाष के भाई श्री शरद चंद्र बोस तथा अन्य राष्ट्रीय नेता आधे बंगाल को बचाने की गुहार लगा रहे थे। आए दिन दंगों और मारकाट के कारण कर्फ्यू लग जाता था। ऐसे खौफनाक वातावरण में दंगाइयों के चंगुल से लोगों को बचाने का जोखिम भरा काम लोहिया जी करते थे। वह जीप में सवार होकर अपने साथियों के साथ बिना भय के दंगाग्रस्त इलाकों में पहुंच जाते और पीड़ित मानव की सेवा शुश्रूषा में जुट जाते। लोगों को सुरक्षित स्थान में ही नहीं पहुंचाते, उनके रहने और भोजन की भी समुचित व्यवस्था करते। इस जोखिम भरे काम में वह आप
अपने जान की भी परवाह नहीं करते एवं पूरी मानवता की सेवा में अपना योगदान देते रहते। उनके अदम्य साहस के विषय में इस समय की घटना का वर्णन करते हुए उनकी बहन त्रिवेणी देवी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि 1946 की बात है। हम लोग चित्तरंजन एवेन्यू स्थित काजड़िया हाउस में रहते थे। कोलकाता का यह स्थान काजड़िया हाउस, केला बागान और मछुआ आदि से घिरा हुआ था। उस समय सुहरावर्दी की मुस्लिम लीग की सरकार सत्ता में थी। हमारे घर के नीचे उपद्रवियों ने आग लगा दी। आग मकान के ऊपर तक आ गई। यह खबर जब मेरे अग्रज भाई विश्वनाथ लोहिया को लगी तो वे तत्काल जीप पर सवार होकर हमारी सुरक्षा के लिए पहुंच गए। उन्होंने बड़े बहादुरी एवं हिम्मत के साथ काम किया। पहले उन्होंने बड़ा बाजार के हंस पोखरिया में हमें पहुंचाया। वहां 2-3 दिन रहने के बाद हम लोग बांगड़ बिल्डिंग में चले आए। भाई विश्वनाथ मिलिट्री के कपड़ों में जब हमारी सुरक्षा के लिए पहुंचे तो काजड़िया हाउस में शोर मच गया, मिलिट्री आ गई, मिलिट्री आ गई। जब मैंने बाहर झांक कर देखा तो मैंने भाई विश्वनाथ को पहचान लिया। उन दिनों भाई विश्वनाथ दंगा पीड़ित हिंदू मुसलमान को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने और भोजन आवास के कार्य में जुटे थे। एक बार उन्होंने एक मुसलमान भाई को दंगाइयों से बचाकर हमारे हावड़ा के घर में 15 दिन तक सुरक्षित रखा और फिर रेल का टिकट कटाकर उसे अपने घर बिहार भेज दिया। 1949 में बाली म्यूनिसिपैलिटी के वे कमिश्नर निर्वाचित हुए। इस दौरान उन्होंने अपना योगदान दिया एवं कांग्रेस के मुख्य सचेतक नियुक्त किए गए। उनके पार्षद चुने जाने के बाद बानाघाट में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। 1942 में देश के भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव हुए। उन दिनों कांग्रेस के विरुद्ध आचार्य कृपलानी की पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी भी चुनाव मैदान में थी। श्री लोहिया आचार्य कृपलानी के संपर्क में थे और उन्होंने उनकी एक जीवनी भी पुस्तक के रूप में प्रकाशित की थी। उस चुनाव में उत्तर हावड़ा क्षेत्र से केएमपीपी के पश्चिम बंगाल विधानसभा के उम्मीदवार वे बन गए। चुनाव चिन्ह नाव था। इस क्षेत्र में श्री शैल कुमार मुखर्जी और हावड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष कार्तिक दत्त चुनाव मैदान में थे। लोगों में जोश था और लोहिया जी की लोकप्रियता से दोनों ही भयाक्रांत थे। किंतु कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए लोहिया जी ने यूनाइटेड प्रोविंशियल ब्लॉक के उम्मीदवार कार्तिक दत्ता के समर्थन में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। उसका यह फल हुआ कि कांग्रेस प्रार्थी पराजित हो गए और पहले ही चुनाव में यूनाइटेड प्रोविंशियल ब्लॉक को जो सफलता मिली उसकी चर्चा अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स तक हुई। 21 अक्टूबर 1953 को हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी द्वारा बांदाघाट स्थित बाजलपाड़ा लेन का नाम लोहिया जी के पिता मट्टूमल लोहिया के नाम किया गया, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तत्पश्चात व्यापार एवं समाज सेवा का कार्य लोहिया जी का अबाध रूप से चलता रहा। 8 नवंबर 1953 को उनके सुपुत्र शिव कुमार लोहिया का जन्म हुआ। सन 57-58 के आसपास लिलवा स्टेशन के निकट उस समय के अपने ढंग की एकमात्र संस्था भारतीय फ्री हाई स्कूल के सचिव नियुक्त किए गए। उस समय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की यह अपने ढंग की एकमात्र संस्था थी। उन्होंने इस विद्यालय में फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा को भी आमंत्रित किया था, जो कि उस समय की एक बड़ी घटना थी। बाली बेलूर के 2 संस्थाएं, बेलूर साधारण ग्रंथागार एवं बाली प्रतिभा क्लब के उपसभापति के रूप में उन्होंने कई वर्षों तक अपना योगदान दिया। कोलकाता में मारवाड़ी समाज की सबसे पुरानी संस्था कोलकाता पंजाब पिंजरापुर सोसाइटी के लिलवा शाखा के शाखा मंत्री नियुक्त किए गए। सन 1961 के आसपास कोलकाता पिंजरापुर सोसाइटी के सोदपुर शाखा के शाखा मंत्री बने एवं 1962 में अपने परम मित्र ब्रह्मदत्त जी झुंझुनवाला के साथ गोपाष्टमी मेला के संयुक्त संयोजक नियुक्त किए गए। उनके संपादक में गोपाष्टमी मेला के अवसर पर विशेषांक भी निकाला गया। उस समय गोपाष्टमी मेला में लाखों लोगों की भीड़ होती थी। कोलकाता पिंजरापुर सोसाइटी के
शाखा मंत्री, प्रधानमंत्री एवं उप सभापति के रूप में उन्होंने दीर्घ दिनों तक गो संवर्धन एवं गो सेवा के कार्यों में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। हावड़ा जिले के हिंदी माध्यम के सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित विद्यालय श्री सत्यनारायण माधव विश्वविद्यालय को उन्होंने दीर्घ दिनों तक मंत्री के रूप में सेवाएं दी। कोलकाता की लब्ध प्रतिष्ठित संस्था हिंदुस्तान क्लब में भी अनेक पदों में रहकर अनेक वर्षों तक सेवाएं प्रदान की। उनके कार्यकाल के दौरान ही सर्वप्रथम कोलकाता में कवि सम्मेलन हिंदुस्तान क्लब के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें कोलकाता के बाहर से देश के लब्ध प्रतिष्ठित कविगण पधारते थे। कोलकाता हावड़ा की अनेक संस्थाएं जैसे कि हनुमान परिषद, हनुमान पुस्तकालय, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, जन सेवा भक्त मंडल, मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के साथ में वे जुड़े रहे और उनकी गतिविधियों में भाग लेते थे। सन 1972 में उनके सुपुत्र श्री शिव कुमार लोहिया का विवाह चोरबगान स्थित बनारसी लाल जी सराफ की सुपुत्री सुश्री सुलोचना के साथ संपन्न हुआ। सन 1973 में उनके घर में सुपुत्र विकास लोहिया एवं सन 1978 में उनके दूसरे सुपुत्र विवेक लोहिया का जन्म हुआ। श्री लोहिया इंडियन कैपोक मिल एसोसिएशन के सभापति के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। इंडियन फाउंड्री एसोसिएशन के कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने हावड़ा में गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति एवं नेताजी सुभाष जन्म शताब्दी समारोह समिति की अध्यक्षता भी की। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन एवं समाज सुधार के कार्यों में सदैव अपनी अग्रणी भूमिका वे निभाते रहे। शादी विवाह में फिजूल खर्ची, मृतक बिरादरी भोज, वधू प्रताड़ना के विरोध में आजीवन उन्होंने संघर्ष किया। नीलम जैन हत्याकांड के विरुद्ध आंदोलन में उन्होंने खुले दिल से सशक्त योगदान दिया। कालुका एवं कविता झुंझुनवाला की रहस्यमय मृत्यु में भी अपराधियों को गिरफ्तार कराने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मृतक बिरादरी भोज बंद करवाने में उनके अवदानों को भुलाया नहीं जा सकता। न जाने कितने पारिवारिक मतभेद को समय रहते समझाकर परिस्थितियों को काबू से बाहर होने में उनकी भूमिका रही है। अपने निस्वार्थ समाज सेवा, समर्पण भाव एवं सबके साथ मधुर व्यवहार के कारण लोहिया जी स्वयं में ही एक संस्था बन गए थे। 1972 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी जब हावड़ा पधारे तो उनके स्वागत में सबसे आगे श्री लोहिया जी ने अगवानी की। पश्चिम बंग के राज्यपाल श्री के.वी. रघुनाथ रेड्डी ने हिंदुस्तान क्लब में उनके अवदानों के लिए उन्हें सम्मानित किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री ए.पी. शर्मा के साथ उनके मधुर संबंध थे और आए दिन उनसे वे राज्य भवन में मिला करते थे। समाज के पुरोधा पुरुष श्री राधा कृष्ण कानोरिया जी के साथ में उन्होंने बहुत वर्षों तक कई संस्थाओं में काम किया। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री श्री शैल कुमार मुखर्जी के साथ में उनके बहुत मधुर संबंध थे। प्रस्तुत चित्र में श्री लोहिया जी के निवास स्थान पर सरस्वती पूजा के अवसर पर चित्र में श्री मुखर्जी परिलक्षित हैं। घुसरी धाम में मंदिर की स्थापना के पहले श्री श्याम सत्संग मंडल द्वारा प्रकाश चंद अग्रवाल एवं श्यामलाल जी अग्रवाल के नेतृत्व में लोहिया जी के सहयोग से प्रत्येक वर्ष सभा बुलाई जाती थी। प्रस्तुत चित्र में लोहिया जी के साथ में भैरव दत्त जी खेतान, किशनलाल जी महिपाल आदि परिलक्षित हैं। 1962 में चीनी आक्रमण के विरुद्ध आयोजित जनसभा में दैनिक विश्वमित्र के संपादक किशनचंद अग्रवाल श्री सांवरलाल जी गोयनका के साथ लोहिया जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए पीछे चाऊ एंड माऊ का पुतला जलाया गया, जो कि चित्र में परिलक्षित है। वाराणसी में सत्यनारायण मानस मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर रामनरेश जी त्रिवेदी, श्री विशंबर दास सुरेखा एवं श्री लोहिया चित्र में परिलक्षित हैं। प्रस्तुत चित्र में श्री लोहिया एक व्यापारिक सभा में उपस्थित हैं।
स्वर्गीय लोहिया जी की स्मृति में समाज के जुझारू सिपाही विश्वनाथ लोहिया की पुस्तक के प्रकाशन में कई सामाजिक लोगों ने अपने संस्मरण लिखे थे। उनमें से शहर के वरिष्ठ पत्रकार एवं आलोचक श्री गीतेश शर्मा ने एक घटना का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने बताया कि एक रात 11 बजे लोहिया जी का फोन आया। कहा, वर्षों के प्रयास से मृतक बिरादरी भोज बंद हुआ। अमुक सज्जन परसों बड़े पैमाने पर मृतक बिरादरी भोज का आयोजन कर रहे हैं। नए कमाने हुए धन का प्रदर्शन होने जा रहा है। मैंने टोका कि अमुक सज्जन तो आपके निकट के रिश्तेदार हैं। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा, मेरे घर में कोई गलत काम करे और उसका फल समाज भुगते, उसको मैं बर्दाश्त कैसे करूं? उनका सीधा सा जवाब था। धरने या प्रदर्शन की नौबत नहीं आई, केवल लोहिया जी की धमकी से चूल्हों पर चढ़ी कढ़ाइयां उतर गई। एक अन्य संस्मरण में उस समय के प्रख्यात समाजसेवी एवं उद्योगपति भैरव दत्त जी केतान ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मेरे पुत्र के विवाह के अवसर पर मैंने एक भजन संध्या का आयोजन किया। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि मैंने गीत सम्मेलन की जगह भजन संध्या का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि घर की बहू बेटियों को सिनेमा के गानों की थाप पर सरेआम नचाना समाज में विकृति का परिचायक है। भजन संध्या में वे प्रेम पूर्वक शरीक ही नहीं हुए, दूसरे दिन अखबारों में भी निकलवाया ताकि अन्य लोग भी इस तरह के आयोजन से प्रोत्साहित हों। इस तरह का उनका मिजाज एवं व्यवहार मैं कभी नहीं भूल सकता। इसी पुस्तक में जाने माने साहित्यकार एम लोहिया जी के 50 वर्षों के साथी प्रोफेसर शिव कुमार ने अपने संस्मरण में लिखा है कि रविंद्रनाथ लोहिया जी के जीवन में रच बच गए थे। यह उनकी खूबी थी कि जब वह भाषण देते, लोगों के समक्ष विश्व कवि रविंद्रनाथ की पंक्तियों का उल्लेख अवश्य करते। पैसे से उद्योगपति और व्यवसायी होने पर भी जन साधारण के बीच भाषण करते हुए वे बच्चन, दिनकर मैथिली शरण, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, जयशंकर, हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृतियों की पंक्तियों का पारायण करना नहीं भूलते। सहज ही उनका भाषण काव्यमय हो जाता और श्रोता तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी ओर अपनी वक्तित्व कला को साधुवाद देते। भाषण में राजनीतिक एवं सामाजिक व्यंग का पुट लोहिया अवश्य देते। इसका कारण था कि वह डिग्रीधारी तो नहीं थे, पर बहुपाठी थे। मैं जब भी पुस्तकों पत्रिकाओं से भरी उनकी अलमारी को देखता तो अभिभूत हो जाता। बंगला भाषा में तो वे धारा प्रवाह भाषण करते थे। साहसिकता और निडरता की तो जैसे लोहिया जी ने बचपन में ही घूंटी पी ली थी। चाहे सरकार का बड़ा से बड़ा अमला हो और चाहे सत्ता पर बैठा राजनेता हो, वे खरी बातें कहने से कतई भय नहीं खाते। मैं अक्सर उनकी ओजस्विता का कायल हो जाता। लोहिया जी का भारतीय भाषाओं एवं भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण अतुलनीय था। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर शंभुनाथ ने अपने संस्मरण में लिखा है कि हनुमान पुस्तकालय की तुलसी जयंती पर लोहिया जी जरूर बोलते थे। जब बोलते थे, उनकी भक्ति वेदना से आपूरित होकर उनकी आंखों में छलछला जाती थी। कितने ऊंचे थे राम के आदर्श, कैसा महान था भरत सा भाई। वे बार बार यह पंक्ति उद्धृत करते, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरित मानस के आध्यात्मिक प्रसंग की तुलना में उसके पारिवारिक नैतिक प्रसंग उन्हें ज्यादा भाते थे। रामचरित मानस ही उनका सबसे प्रिय ग्रंथ था, जिसकी बहुत सी चौपाइयां, बहुत से दोहे उन्हें कंठस्थ थे। जब भी लोहिया जी बोलते थे, हृदय साफ होकर के बोलते थे। उनमें वक्तृता की गहरी क्षमता थी। उनके स्वर में विनम्रता और ज्ञान का संगम दिखता था। जाने माने साहित्यकार एवं
सलकिया हिंदी साहित्य गोष्ठी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री रामकृष्ण गुप्त बंधु ने अपने संस्मरण में लिखा है कि लोहिया जी में कुछ उल्लेखनीय विशेषता थी, जैसे उनका हिंदी भाषा के प्रति अटूट प्रेम। जब मैं उनसे मिलता प्रायः वह कहते थे कि तुम कुछ देर तक बोलो, पर अंग्रेजी के एक शब्द का भी व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं भी बोलूंगा, यही शर्त मेरे साथ भी रहेगी। वे प्रायः जीत जाते और मैं हार जाता। हिंदी ही नहीं, बंगला तथा अंग्रेजी भाषा पर भी उनका इतना ही अधिकार था। उनके शिक्षा के बारे में भ्रम ही रह जाता था। बंगला भाषा में लिखा हुआ लेख हिंदी में पढ़ते थे, अर्थात लिखा हुआ बंगला भाषा में होता था पर लगता था कि हिंदी भाषा में लिखा हुआ लेख पढ़ रहे हैं। ऐसी क्षमता मैं समझता हूँ शायद ही किसी में हो। लोहिया जी स्वयं को साहित्यिक कहा करते थे, कारण उनका संपर्क बड़े बड़े उद्योगपतियों तथा राजनेताओं से तो था ही, वहीं अत्यंत घनिष्ठ कवियों, लेखकों, पत्रकारों से भी थी। कविताएं उन्हें इतनी कंठस्थ थी कि घंटों तक सुना सकते थे। यह प्रायः विक्टोरिया मेमोरियल के मैदान में हवाखोरी के लिए वे जाया करते थे। एक बार मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। यह घटना संभावित 57-58 की है। लोहिया जी स्वयं गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक कविता सुनाओ, मैं तुम्हें 3 सुनाऊंगा। और वह सचमुच गाड़ी चलाते हुए रास्ते भर कविता पाठ करते रहे। यद्यपि वह कविताएं उनकी अपनी नहीं थी, पर मैं तो उनके काव्य प्रेम पर अवाक रह गया। विक्टोरिया के मैदान में भी कविताओं का दौर चला। प्रत्येक वर्ष हिंदी साहित्य गोष्ठी द्वारा आयोजित वासंती कवि सम्मेलन में सम्मिलित होते थे तथा अपने काव्यमय भाषणों से श्रोताओं का मन मोह लेते थे और हंसी के फव्वारे छूटते थे। ऐसा लगता था कि लोहिया जी बोलते रहें और हम सुनते रहें। विश्वनाथ जी लोहिया के व्यक्तित्व के विशिष्ट गुणों के बारे में उनके परम मित्रों में से एक, लोकप्रिय समाचार पत्र सन्मार्ग के तत्कालीन संपादक एवं संचालक श्री रामोतार गुप्त ने अपने संस्मरण में लिखा है कि विश्वनाथ जी की जिजीविषा ही लोगों को उनका कायल बना देती थी। वे ना चाहते हुए भी सरक कर इंसान से थोड़ी ऊपर वाली जगह पहुंच जाते थे और सहसा जैसे मित्रों की याद आई हो, वह हंसते हुए आकर सब में मिल जाते थे। वह एक खास प्रकार के आनंद के अतिरेक में सदा आकंठ डूबे हुए। लोग प्यार या सम्मान से उन्हें हावड़ा नरेश कहते थे। जब आज वे नहीं हैं और उन पर विचार करना पड़ रहा है तो लगता है कि हावड़ा नरेश कहा जाना उनके लिए तो कम से कम उचित नहीं था, क्योंकि नरेश नरपति होता है या भूपति। विश्वनाथ जी तो लोगों के मन पर राज करते थे। डॉक्टर शंभुनाथ ने अपने संस्मरण में लिखा है कि उनकी नजर में अमीर गरीब का भेद नहीं था, उनमें कोई दिखावा नहीं था। मुंह में पान दबाए लगतक सफेद वस्त्रों में विश्वनाथ लोहिया का मुस्कुराहट से भरा चेहरा हमेशा एक तेज से प्रभावित रहता था। यह उनकी सादगी, विनम्रता, सहृदयता का तेज था। वरिष्ठ समाज सेवी एवं लोहिया जी के साथी श्री श्याम सुंदर सांगेरिया ने अपने संस्मरण में लिखा है कि सन 1968 में मैं कोलकाता पिंजरापुर सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य बना। उस समय मैं विश्वनाथ जी लोहिया के संपर्क में आया। उनके व्यक्तित्व से मैं काफी प्रभावित हुआ। वह निर्भीक, स्पष्ट वक्ता, दूरदृष्टा व्यक्ति थे। आवाज ओज भरी और बुलंद थी। अनेक वर्षों तक उन्होंने कलकत्ता पिंजरापुर सोसाइटी की विभिन्न पदों पर रहकर प्रशंसनीय सेवा की। 1972 में विश्वनाथ जी लोहिया पुनः पिंजरापुर के प्रधानमंत्री बने। उप प्रधानमंत्री के रूप में मुझे उनके साथ कार्य करने एवं सीखने का अवसर मिला। उनके मंत्रित्व काल में पिंजरापुर के प्रबंध एवं आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। कचरापाड़ा शाखा में 3 वर्ष पूर्व गई हुई जमीनों में से 362 बीघा जमीन पुनः अधिकार में ली गई। 1973 के वार्षिक अधिवेशन में श्री लोहिया जी उपसभापति निर्वाचित हुए। प्रत्येक वर्ष गोपाष्टमी मेले में लोहिया जी
मंच से अपनी ओजस्वी वाणी में गो सेवा और गो रक्षा के लिए श्रोताओं को प्रेरणा देते थे। जिन्होंने उन्हें निकट से देखा है वह उन्हें कभी नहीं भूल सकते। सोचता हूँ कहाँ गए ऐसे लोग। वरिष्ठ पत्रकार और आलोचक श्री गीतेश शर्मा ने अपने संस्मरण में इसका उल्लेख किया है कि विश्वनाथ जी लोहिया का व्यक्तित्व जुझारू, बहुआयामी एवं बहुरंगी था और जिस क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे वहां अपने व्यक्तित्व एवं कर्म की विशिष्ट छाप छोड़ी। विश्वनाथ जी की प्रथम से ही बांग्ला भाषा एवं संस्कृति में रुचि रही। प्रथम संसर्ग बाली म्यूनिसिपैलिटी के इलाकों में बांग्ला भाषा भाषियों से होना प्रारंभ हुआ। तभी से वह उनके बीच बैठकर बांग्ला संगीत एवं बांग्ला भाषा की रचनाओं का आनंद लेते। इसी सिलसिले में उन्होंने बेलूर साधारण ग्रंथागार को बहुत सी पुस्तकें भी प्रदान की थी। बाली प्रतिभा क्लब, जो कि बाद में फर्स्ट डिवीजन लीग में भी खेली, उसके उपसभापति भी बने और वे बाली प्रतिभा क्लब के खिलाड़ियों को अपनी जीप में बैठाकर मैदान में भी ले जाते। बांग्ला भाषा की पुस्तकों का वे निरंतर पठन पाठन करते। उनके प्रिय लेखकों में रविंद्रनाथ के अलावा विभूति भूषण बंदोपाध्याय, शंकर, विमल मित्र आदि थे। लोहिया जी के 50 वर्षों के साथी एवं विद्वान साहित्यकार प्रोफेसर शिव कुमार ने अपने संस्मरण में लिखा है, रविंद्रनाथ की एक कविता का उल्लेख किया है कि जीवन खाताय एकटी पाताय एके गेछो आल्पना, तुम्हार लेखा कोई बे कथा যখন তুমি থাকবে না। विश्व कवि की यह युक्ति हमारे परम मित्र बंधु श्री विश्वनाथ लोहिया पर सटीक उतरती है और फिर क्यों न उतरे। लोहिया जी अपने जीवन में रविंद्र को तो रचा बचा गए थे। बांग्ला भाषा में वे धारावाहिक भाषण करते। इतिहासकार एवं साहित्यकार श्री हेमंत बंदोपाध्याय ने अपने संस्मरण में लिखा है और इसे मैं बांग्ला में ही कोट करना चाहूंगा कि बांग्ला साहित्य বিশ্বনাথ বাবুর প্রচন্ড অনুরাগ ছিল। নিজে লিখতেও পারতেন। লোহিয়াজি ব্যবহার ও আলোকচারিতায় অত পটু ছিলেন যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে আপন করে নিতে পারতেন। তাকে দেখলেই প্রথমে মনে হতো তিনি একজন ধুতি পরা ভদ্র বাঙালি। আমার সঙ্গে যে রকম সুন্দর বাংলা কথা বলতেন তাতে আমি ওনাকে বলেছিলাম, আপনি যে একজন অন্য প্রদেশের তা মনেই হয় না। তার উত্তরে উনি যা বলেছিলেন তা আমার আজও মনে আছে। তিনি আমাকে বললেন, আমি নিজেকে মোর দেনে বাঙালি মনে করি। সত্যি সত্যি পরে যখনই দেখা হতো তখনই তার সঙ্গে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হতো। তার প্রিয় কবি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মৃত্যুর 1 মাস আগে একদিন লোহিয়াজির ছেলে শিববাবুর একখানা চিঠি পেলাম। একদিন গিয়ে দেখা করলাম, দেখলাম শরীরে জড়তা তাকে কাবু করে নিয়েছে। কথায় উচ্চারণ সব বোঝা যাচ্ছে না। নানা রকম খবরাখবর জিজ্ঞেস করে বললেন, আমাকে বিভূতিভূষণের ভাড়েটা চাই, বইটা पढ़ाते पारबेन। ताके कथा दिए एलाम। आनंद बाजार पत्रिका के पत्रकार सुबल सरकार ने अपने संस्मरण में लिखा है, विश्वनाथ बाबू जेनो छिलेन एकजन विशिष्ट बांगाली। हावड़ा कोर्ट के लब्ध प्रतिष्ठित एडवोकेट श्री शिवेंदु दत्तो ने अपने संस्मरण में लिखा है कि गौर बर्णेर सेई व्यक्ति के देखे আমার মনে হয়নি যে উনি ভিন্ন প্রদেশের মানুষের জন্মসূত্রে। ধুতি আর শার্ট পরে নিরহংকারী মানুষের পরিচয় তখন জানতাম না। তার রসবোধ এবং বাংলা বাচন ভঙ্গি, কথার মধ্যে সাহিত্যের বিচ্ছুরণ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। দেখেছিলাম যে আইনের উপরেও ওনার পাণ্ডিত্য, বিশেষত হিন্দু মিতাক্ষরা ও দয়াভাব, স্ত্রীধন, সম্পত্তি ও অন্যত্র আইনের উপরে ওনার দখল ও বিপত্তি ছিল।
সেই সময় ওনার সাহিত্য প্রীতি, রবীন্দ্রানুরাগ, রসিকতা বোধ আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। মনে হয় ডক্টর জ্ঞানেন্দ্র গুহার উদ্যোগে সালকিয়া শ্মশান জীর্ণ দশা থেকে যখন মুক্তি পেল, নও কলেবর ধারণ করলো, তখন যে মহতী সভা হয়েছিল, সেই সভা মঞ্চে বিশ্বনাথ বাবু একটি নীতি দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলেন, যা তার চরম বাঙালিয়ানাকে আরো একবার প্রকাশ করেছিল সর্বজন সমক্ষে। সুদূর রাজস্থানের চিন্তাধারা নয়, কোনো ব্যবসায়িক চিন্তাধারা নয়, কোনো বৈষয়িক ভাবনা নয়, জন্ম মৃত্যুর এই ধারাবাহিকতার মাঝে এক দার্শনিক বোধ, দূরত্বকে কাছে টানিয়া নেওয়া, পরকে আপন করে নেওয়া, একটা ভিন্ন জাতির সংস্কার সংস্কৃতিকে নিজের করে নেওয়া। বাংলা ভাষায় চিন্তন ও মন তাকে করে তুলেছিল আদ্য প্রান্ত বাঙালি। বহুদিন হলো তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেছেন, কিন্তু বাঙালি বিশ্বনাথ बाबू स्मृति आजू हमारे मध्य आमलान। विश्वनाथ जी लोहिया ने अपने जीवन में कभी भी गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं रखा। वे जीवन पर्यंत गरीबों की सेवा में लगे रहे। एक घटना जो कि जाने माने समाज सेवी श्री घनश्याम शर्मा ने अपने संस्मरण में लिखा है, उसका उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने, घनश्याम जी शर्मा ने लिखा है कि स्वर्गीय विश्वनाथ जी लोहिया के संबंध में कलम उठाने से सर्वप्रथम मेरे मस्तिष्क में बांधाघाट स्थित 20 नंबर DN मुखर्जी रोड मकान में असहाय किराएदारों को उनकी ऐतिहासिक मदद की घटना याद आ जाती है। मैं उस समय इसी मकान में रहता था। अचानक एक दिन सुबह सुबह मकान मालिक पुलिस की मदद से सभी किराएदारों को पूरे मकान से बेदखल कर दिया। सारे किराएदार सड़क पर आ चुके थे। सब मिलकर हम लोगों के पास में ही स्थित लोहिया कुटीर में स्वर्गीय लोहिया से मदद मांगने के लिए हम गए। हमेशा की तरह उनका दरवाजा सबके लिए खुला था। उन्होंने हमारी बात धैर्य से सुनने के बाद तुरंत कार्रवाई प्रारंभ कर दी। तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पतित पावन पाठक, जिनसे उनकी प्रगाढ़ दोस्ती थी, से संपर्क किया और पूरा वाकया सुनाया। रात में 1 बजे के बाद लोहिया जी ने मकान का दौरा किया एवं पुलिस से बात करके कार्रवाई स्थगित करवाने में सफलता हासिल की। कुछ ही देर में श्री पतित पावन पाठक भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मकान का बरामदा आदि पूरा तोड़ा जा चुका था। हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मकान की चाबियां थाने से लाकर सब किराएदारों को सौंप दी। इसके बाद 3 महीने तक स्वर्गीय लोहिया जी ने इस मामले को निपटाने में अथक परिश्रम किया। राइटर्स बिल्डिंग से जिलाधीश तक आदि सभी संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया। इस प्रकार उन्होंने असहाय किराएदारों एवं उनके परिवार के सदस्यों, जिनकी कुल संख्या 100 से भी अधिक थी, बेघर होने से बचा दिया। 3 महीने तक वे बराबर इस काम में जुटे रहे। पत्रकारों को बुलाया, उन्होंने पुलिस के अत्याचारों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने डंडा चलाकर किराएदारों को जख्मी कर दिया था। इस पूरी घटना का पूरा श्रेय स्वर्गीय लोहिया जी को जाता है। हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। विश्वनाथ जी लोहिया का उनके 55 वर्ष के सामाजिक जीवन में अनेक बंधुओं का साथ रहा। प्रथम में रतनलाल सुरेखा, विपिन चंद्र भट्टाचार्य, श्री कृष्ण बर्मन, प्रोफेसर शिव कुमार, रामनाथ शर्मा, बंसी भट्टाचार्य जी। सबसे प्रगाढ़ बंधुत्व एवं मित्रता श्री बमदत झुंझुनवाला के साथ हुई, जो अंत तक निभी। उसके बाद में श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल, सांवल राम जी गोयनका, रामोतार जी गुप्ता भी उनकी मित्र मंडली में शामिल थे। सीताराम जी झुंझुनवाला के साथ में उनकी घनिष्ठ मित्रता थी, जिनका अल्पायु में ही देहांत हो गया। अन्य मित्रों में रामनरेश द्विवेदी, बल्लभ दास जी अग्रवाल, दिलसुख राय महनसरिया, भगवती प्रसाद अग्रवाल एवं गोविंद प्रसाद केजरीवाल रहे।